वो सरदार वल्लभ भाई पटेल करेंगे ना, वो है हमारी रियल हिस्ट्री, ठीक है, वो भी है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री की वेटेज हमेशा प्रेजेंट डे को अगर कंपेयर करोगे तो ज़्यादा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग्स विच इज़ हैपनिंग विद द ईस्ट इंडिया कंपनी बिफोर स्टार्टिंग कि वट वर द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आते हैं उस टाइम पे। और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस से आप ये भी समझ लो कि कैसे ब्रिटेन में बैठी जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट ब्रिटेन में बैठी है, वो कैसे धीरे धीरे एक प्राइवेट कंपनी जो इंडिया में क्या कर रही है, अपना रूल इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर रही है, उसको कैसे कंट्रोल करेगी, ठीक है। ये सारी कहानी उसकी है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे कंट्रोल करेगी इंडिया में। अब उसके पीछे कुछ रीजंस है, जैसे एक होती है, एक पहला रीज़न है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अच्छा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, जो कंपनी है ना ईस्ट इंडिया कंपनी इज़ वेरी मच एंगेज इन मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन, बहुत ज़्यादा क्या है, करप्ट है, ठीक है, बहुत करप्शन ले रही है, ब्राइब्स ले रही है। मैंने जब आपने बंगाल का, जब हम बैटल ऑफ प्लासी पढ़ रहे थे, हमने देखा ना मीर कासिम से, मीर जफ़र से कितना ह्यूज सम ऑफ अमाउंट दे वर टेकिंग फ्रॉम देम, उनसे कितना सारा पैसा ये लोग ले रहे थे। तो इसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन क्यों आ गया, क्योंकि कंपनी के जो ऑफिशियल है, अब ऑफिशियल्स हैं, उनको पता है कि कंपनी इज़ गेटिंग रिच, तो अपना प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, ब्राइब्स लेके अपने पास रख रहे हैं, कंपनी को नहीं दे रहे हैं, ब्राइब लेके अपने पास रखेंगे, तो प्रॉफिट किसके खजाने में गया, सबके इंडिविजुअल, एवरीवन who was working for East India Company was rich, but East India Company in itself was getting poor। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो रही है, धीरे धीरे गरीब हो रही है, फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है उसके ऊपर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जाके बैंक ऑफ इंग्लैंड से और गवर्नमेंट दोनों से क्या लेती है, लोन ले लेती है। और अगर गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे दिया तो गवर्नमेंट ये भी चाहेगी ना टाइम के साथ कि मैं इसको कंट्रोल भी कर लूँ। वैसे तो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन गवर्नमेंट को नुकसान क्या है, अगर गवर्नमेंट उसको नेशनलाइज करना चाह रही है, गवर्नमेंट किसी भी तरीके से उससे और ज़्यादा उसको कंट्रोल करना चाहेगी, कोई भी गवर्नमेंट ऐसा करना चाहेगी। तो ये पहला रीज़न हो गया जिसकी वजह से पार्लियामेंट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहेगी कि इसके मेरा कंट्रोल हो जाए। सेकेंड रीज़न है कि कंडीशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया में क्या कंडीशन चल रही थी। अच्छा, 1770 में बंगाल में क्या आता है, फैमीन आता है, ठीक है, और सो मैनी पीपल हैव डाइड। अच्छा, 1770s का टाइम कौन सा है, ये वही है जिस टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर हो चुका है ना, बक्सर हो चुका है, और ये वही टाइम है जब डुअल गवर्नमेंट चल रही है बंगाल में। डुअल गवर्नमेंट मतलब रिवेन्यू लेने का जो काम है वो कौन कर रहा है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, ठीक है। दीवानी राइट्स मतलब रिवेन्यू लेने का मतलब, इसी का मतलब है ना दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स किसके पास हैं, दीवानी राइट्स जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दीवानी लेने का जो तरीका है, जो रिवेन्यू कलेक्शन का जो तरीका है, वो बहुत ही क्या है, बहुत ही मिसमैनेज्ड है, ठीक है, इट्स वेरी वेरी मिसमैनेज। उसमें भी बीच में क्या चल रहा है, अपना अपना कमीशन चल रहा है, ठीक है, जो कंपनी के ऑफिशियल्स खुद से कर रहे हैं। अब उससे क्या इम्पैक्ट, सीधा लोगों पे। अब इनको तो हाई टैक्स देना पड़ रहा है ना, दे आर गिविंग हाई टैक्स। और जो कंसेशन जो नवाब इनको दे भी देता था, द कंपनी इज़ नॉट गिविंग दैम एनी काइंड ऑफ कंसेशन, तो इट इज़ एक्चुअली लीडिंग टू द डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर फार्मर्स ऑफ बंगाल। तो बंगाल के फार्मर और क्या हो गए, गरीब हो गए। अब उनके पास टैक्स ज़्यादा जा रहा है तो सरप्लस कम हो गया, वो अगले साल के लिए कुछ बचा लेते, उनके पास उतना अनाज ही नहीं है, और एकदम से क्या आ गया, फेमीन आ गया। तो फेमीन आने से क्या होता है, फेमीन में क्या यूटिलाइजेशन होता है, फेमीन का मतलब ये हो गया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही नहीं हुआ उस साल। तो पुराना वो यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो तो मोस्टली उन्होंने किस में दे दिया है, टैक्स में दे दिया है। तो फेमीन का जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ेगा, वो ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो सीवियर इकोनॉमिक डाउन टर्न आ जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों आएगा, देखो फेमीन से लोगों पे तो इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में तो नहीं हुआ। जब प्रोडक्शन बिल्कुल ही ज़ीरो है, फेमीन आ रखा है, तो गवर्नमेंट का रिवेन्यू भी क्या ही होगा, उसका भी ज़ीरो रिवेन्यू होगा। फेमीन, क्योंकि आपने पहले इतना टैक्स ले लिया, तो फेमीन आने की वजह से लोगों के पास भी कुछ नहीं है और आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उस साल तो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है। तो गवर्नमेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। टैक्स रिवेन्यू गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का टैक्स रिवेन्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और जो उसका ट्रेड भी है वो भी क्या हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा, क्योंकि फेमीन आने से ट्रेड भी डिसरप्ट होगा। कौन बनाएगा प्रोडक्ट या बेचेगा किसको, मान लो वो वहाँ का प्रोडक्ट इंडिया में बेच रहे हैं, तो मार्केट में जब वो बेचने कोई आए और सामने वाले की कंडीशन ये है
तो कोई खरीदेगा प्रोडक्ट नहीं, तो ट्रेड भी क्या हो रहा है, डिसरप्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस फेमिन। उसकी वजह से भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सिचुएशन है इट इज़ नॉट दैट ग्रेट। इसी टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंशन भी कर रही है। ये मत सोचना कि वो जब एक्सपेंशन कर रही थी देन एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट इन देयर कंपनी, वो सब हो रहा है लेकिन साथ में ये भी चल रहा है, ठीक है। दे आर अंडर इमेंस फाइनेंशियल बर्डन ऑल्सो। तीसरा वही डुअल गवर्नमेंट, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट में क्या है, कंपनी ने जो पब्लिक वेलफेयर है उसको पूरा का पूरा क्या कर दिया है, निगलेक्ट कर चुकी है। तो ये सिचुएशन चल रही है एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन। हमने तो पॉलिटिकल पढ़ा था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अब ईस्ट इंडिया कंपनी को देखो ज़रा कि उसका रिवेन्यू लेने का तरीका क्या है, गलत है। सिचुएशन ऐसी आ गई है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या हो गया, फाइनेंशियल बर्डन हो गया। फाइनेंशियल बर्डन की वजह से ही ईस्ट इंडिया कंपनी इज टेकिंग लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब एक कंपनी, इंडिया में तो चलो ब्रिटिशर्स वर एक्सपेंडिंग, लेकिन जो ब्रिटेन में लोग बैठे हैं दे वर अवेयर अबाउट द सिचुएशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उनको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या सिचुएशन चल रही है, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। इसी वजह से तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट चाहेगी कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर लूँ, मैनेज कर लूँ या उसको कंट्रोल कर लूँ या उसको रेगुलेट कर लूँ। तो उन्होंने वर्ड ढूंढा, कंट्रोलिंग एक्ट ही है ये, लेकिन उन्होंने बोला कि हम नहीं, ये तो रेगुलेटिंग एक्ट है। तो फर्स्ट एक्ट आता है 1773 में, ठीक है। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स इज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग। वही आके पहले डुअल गवर्नमेंट को क्या बोलेगा, हटाओ, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है, इतना सिचुएशन इतनी सीवियर हो गई है। तो दे नीड टू चेंज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, अब उनको चेंज करना है। और 73 में क्या आ जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट आ जाएगा। उसी में फिर जो बंगाल का गवर्नर है उसकी सबऑर्डिनेट बना देंगे किसको, बॉम्बे के गवर्नर को और मद्रास के गवर्नर को, क्योंकि बंगाल क्यों है, बंगाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिटिशर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। पहला तो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो इशू है और फाइनेंशियल लॉसेस है उसको ये एड्रेस करेगा बेसिकली, ठीक है। अच्छा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फाइनली क्या है, वॉरेन हेस्टिंग जो है ही हैज़ बिकम द गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल बोला जाएगा अब उसको। नाउ हिज पोजीशन इज नॉट ओनली गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर के बाद एक वर्ड और ऐड हो गया है, गवर्नर जनरल। कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, गवर्नर का नाम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया है। और उसकी अब एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है 4 मेंबर्स की। वैसे जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी का हमने पहले भी किया है ना, उसमें क्या होता था, 24 मेंबर्स की एक काउंसिल होती थी जिसमें कौन लोग होते थे, मर्चेंट्स होते थे सारे के सारे। अब वो 24 मेंबर्स नहीं हैं, अब 4 ही मेंबर है काउंसिल में। और 4 उधर उस टाइम पे भी वोट किसका, मेजोरिटी वोट काउंट किया जाता था। अब भी क्या होगा, मेजोरिटी वोट काउंट किया जाएगा। इट मीन्स जो पावर है किसको क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज मोर पावरफुल, काउंसिल टुगेदर इज मोर पावरफुल। जो गवर्नर जनरल है उसकी पावर सिर्फ काउंसिल वाइज देखोगे तो उसके पास वीटो पावर नहीं है, ठीक है। ही हिमसेल्फ इज देयर, 4 उसके मेंबर है, चारों के चारों ने बोल दिया कि डिसीजन ए लेना है, बी नहीं लेना। अगर गवर्नर जनरल ये चाह रहे हैं कि नहीं बी होना चाहिए तो भी किसका डिसीजन माना जाएगा, ये भी एक तरह का हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज दे आर गोइंग टू फाइट विद ईच अदर ओनली, ठीक है। उसकी वजह से दे विल फाइट, बट यू नीड टू रिमेंबर इट। अच्छा, अब से जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है ना, यही स्ट्रक्चर बदल के चेंज हो के फिर जो है आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनेंगे, 53 बनेगा, 58 में भी इसी में चेंजेस होते रहेंगे कि गवर्नर है उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, धीरे धीरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल से लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बन जाएगी, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो आगे के जो एक्ट आएंगे 1909 वाला, 19 वाला, 35 वाला, ये सारे के सारे एक्ट उसी पे बेस्ड हैं कि कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है अभी धीरे धीरे इसका ढांचा तैयार हो रहा है और इसी पे फिर क्या बनेगा, पूरा बिल्डअप होगा। तो आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे चीज़ें बदलेंगी। तो अभी ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अभी एक गवर्नर जनरल है, गवर्नर ऑफ बंगाल अब क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसी काउंसिल में कितने लोग हैं, 4 मेंबर्स हैं, और उसके पास वीटो पावर नहीं है। इसको वीटो पावर मिलेगी 1857 के बाद, अभी तक उसकी वीटो पावर रहेगी नहीं। तो मेजोरिटी मेजोरिटी वोट से फाइनल जितने भी डिसीजन है वो सारे डिसीजन लिए जाएंगे, ठीक है। ये समझ गए। काउंसिल वीटो पावर तो एक इंसान के पास होगी ना, इतने सारे लोगों के पास क्यों वीटो पावर होगी।
ठीक है, वो तो फिर मेजोरिटी पे काम करेंगे कि 4 में से कितने लोगों को समझ आया। वीटो तब काम आती है कि कोई इंपॉर्टेंट है इंसान और फिर तख्ता पलट कर दे, उसको बोलते हैं वीटो पावर। उसके अलावा सेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन कर दिया पावर का। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन